हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक नई क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास के अंदर भी हम लोग सीखने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग की कुछ और नई बातों को। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ईओक्यू से रिलेटेड लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर होंगे। बच्चे, अभी तक हम लोगों ने ईओक्यू सीख लिया, उसके अंदर डिस्काउंट्स कैसे दिए जाते हैं वो सीख लिया है, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, इससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हो सकते थे जो आमतौर पे आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं वो हम लोगों ने कर लिया। थोड़े कॉन्सेप्ट्स और हैं उससे रिलेटेड, मगर अब हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसके ऊपर वापस आऊंगा। स्टूडेंट्स, आज की जो सीक्वेंस में आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। हम लोग जो कर रहे हैं अभी तक वो कर रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल्स के टॉपिक को मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर। उसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों ने सीख लिया और आज जो सीखने वाला है वो है ऑर्डर लेबल्स ऑफ स्टॉक, यानी इन्वेंट्री के डिफरेंट ऑर्डर लेबल्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने जैसे ही मैंने कह दिया ऑर्डर लेबल्स, आपके दिमाग में आएगा सर कि ये क्या है, स्टॉक लेबल्स या फिर ऑर्डर लेबल या फिर इन्वेंट्री के लेबल्स, इसके ऊपर क्या बात करने वाले हम लोग। बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है हम लोग को ऑर्डर लेबल्स की जानकारी रखना, अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या फिर कोई भी हम अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास स्टॉक कब कितना और कितना होने पर हमें ऑर्डर दे देना चाहिए और स्टॉक की अगर जानकारी रखनी है तो ये वाला टॉपिक उसे सीख करके जाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट सोचना, मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर आप कंटिन्यूअसली कुछ स्टॉक लाते हो और ला करके या तो आप बेचते हो या तो मैन्युफैक्चर करते होगे तब बेचते होगे, ठीक है। तो आप जो स्टॉक लेकर के आना चाहते हो, रॉ मटेरियल मान करके चलते हैं हम लोग फिलहाल, अगर आप मटेरियल्स लेकर के आना चाहते हो तो समझना ये तो हमेशा होता होगा ना, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फिर आपको लास्ट टॉपिक में भी आपने सुना कि आप कई बार उस स्टॉक के लिए ऑर्डर देते हो। तो बच्चे, जब मान लो कि आपने एक बार स्टॉक का ऑर्डर दिया और उस स्टॉक को ला करके आप अपना काम स्टार्ट कर दिए, तो वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट होगा जहां आकर के आपको लगेगा यार अब हमें दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम पहले स्टॉक लेकर के आए थे शायद अब वो खत्म होने के कगार पर है और हमें और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। ऐसा सोचना बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसा क्यों जेन्युइन है? क्योंकि बच्चे, हो सकता है कि आप ध्यान ना दो और फिर आप अपने मटेरियल्स जो आप पहले से लेकर के आए हो इसका इस्तेमाल कर रहे हो और जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन आपने उसको अपने सप्लायर को बोला कि भाई मुझे और मटेरियल्स की जरूरत है, तुम दे दो, और वो कहता है कि सर अभी तो 4 दिन समय लगेंगे आप तक आने में। बोलो, क्या आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो गया आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस रोक दोगे? अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस रोक दोगे तो आपका आउटपुट रुक जाएगा, बाजार के अंदर आपके माल जाने बंद हो जाएंगे, यानी आपके कस्टमर आपसे नाराज हो जाएंगे। यानी समझना बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर्स, जो हमारा पीरियड टाइम कब हम अपने सामान को रीऑर्डर कर दें। अब ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से आज का कांसेप्ट सीखना पड़ेगा। यानी आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सर हम कब ऑर्डर कर दें, हम कब ऑर्डर कर दें और कब ऑर्डर कर दें अपने स्टॉक को वापस से, कि हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है वापस ला के मेरे पास भर दो। इसके लिए हम लोग को यह जानकारी रखनी पड़ेगी कि हमारे स्टोर में कितना पड़ा है रॉ मटेरियल अभी एग्जिस्टिंग, यानी हमारे स्टोर में कितना एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल अभी है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी पूरा का पूरा जो स्टॉक लेबल का कांसेप्ट है बच्चे, वो ये चेक करता है कि हमारे स्टॉक का भी लेबल क्या है, कितना स्टॉक पड़ा है और क्या हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से सोचें तो हमें कितना स्टॉक कम से कम रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, एवरेज तौर पे रखना चाहिए कि हम अपने स्टॉक को ऑर्डर करने से पहले उतना कम से कम कंफर्म रहे कि चलो भैया हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक का लेवल ये डिसाइड करने का होता है बच्चे। तो आज स्टॉक लेवल, सबसे पहले आप सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे, दैट इज लेवल ऑफ इन्वेंट्री कह सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स कह सकते हैं, स्टॉक लेवल्स कह सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं इन्वेंट्री लेवल्स या लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमारा बच्चे टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर मैंने अभी अभी आपको बोला कि हम लोग क्या डिसाइड करके चलेंगे। हम लोग डिसाइड करके चलेंगे बच्चे कम से कम कितना मेरे पास स्टॉक होना चाहिए कि हम जब अपने ऑर्डर को मंगाएं तो हमारे पास मेरी व्यवस्था परफेक्ट रहे।
हम लोग डिसाइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक लेवल रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम हद से ज्यादा स्टॉक का अपने पास जमावड़ा रख रहे हैं और हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल जानकारी हासिल करेंगे बच्चे। दूसरा, एवरेज स्टॉक लेवल भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि आमतौर पे एवरेज हमारे पास कितना स्टॉक का लेवल होना चाहिए, यानी यूनिट्स होनी चाहिए जब हम अपने ऑर्डर को प्रोसेस करें कि हमें भैया और ऑर्डर करना है। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे हमारे पास एक इमरजेंसी लेवल भी होना चाहिए स्टॉक का, जो किसी भी विपरीत कंडीशंस में हमारे सिचुएशंस को हैंडल आउट करने के लिए काफी हो। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आज हम लोग को सीखना है। तो स्टूडेंट, लेबल्स सेटिंग्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर लेबल्स कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग डाल लेंगे। आप सारे बच्चे थोड़ा सा मैं सीधा लिख दूं, लेबल्स ऑफ इन्वेंट्री। और इस टॉपिक के नाम के साथ जो पहला मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चे, एकदम सिंपल, जिसके साथ ही मैंने आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, वो है रीऑर्डर लेबल। मैंने क्या बोला? रीऑर्डर लेबल। क्या कहता है रीऑर्डर लेबल? जो पहला डिस्कशन मैं यहां पर कर रहा हूं, रीऑर्डर लेबल, यानी एक दिन हम अपने स्टोर में गए जहां मटेरियल रखते थे, हम वहां गए और देखे अरे हमारे मटेरियल्स कितने हैं, इतनी यूनिट्स है। तो हम लोग कहते हैं क्या हमें अब ऑर्डर कर देना चाहिए? ये वो वाला लेबल है बच्चे, रीऑर्डर लेबल, यानी वो लेबल जहां से हमें अपने मटेरियल्स वापस मंगाने के लिए, दोबारा ऑर्डर करने के लिए ट्रिगर पॉइंट है। यानी इतना स्टॉक अगर मेरे पास आ गया तो हम वापस से ऑर्डर कर देंगे अपने सप्लायर को, भैया हमें तुम भेज दो। क्या भेज दो? हमें भेज दो और मटेरियल्स, क्योंकि हमारा जो स्टॉक अभी मौजूद है ये तुम्हारे मटेरियल्स के आने तक यूज हो जाएगा। आप समझ सकते बच्चे? हम क्या देखते हैं, हमारा इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बच्चे जब हम अपने स्टोर हाउस में गए और देखते हैं हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है, इतने स्टॉक पर ही हमें ऑर्डर कर देना चाहिए? इसके लिए दो बातों की जानकारी होनी चाहिए बच्चे आपको। क्या? इसके लिए आपको जो दो बातों की जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो स्टॉक पड़ा है और जो स्टॉक ऑर्डर के पास मेरे पास आएगा, तो इस बीच का जो दूरी वाला पीरियड है, क्या मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है वो उतने दिन का काम चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? आप समझ रहे होंगे, दो चीज इंवॉल्व है। एक, जो देरी लगेगी, हमने ऑर्डर किया, ऐसा तो नहीं कि तुरंत आ गया सामान मेरे पास, तभी तो हम कुछ स्टॉक रहते ही ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम तुरंत कहेंगे तो तुरंत नहीं आएगा। हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि भैया हमारे पास जो स्टॉक है, जब तक दूसरा स्टॉक आएगा तब तक का काम चल जाएगा, तभी तो हम दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। और इसके लिए दो चीजें हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। एक, वो टाइम पीरियड, वो लीड टाइम, वो रीऑर्डर पीरियड। देखिए कितना नाम ले लिया मैंने, लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड, जो हमारा कंजम्पशन पीरियड, कि कितना टाइम लगेगा वो सामान को मेरे पास आने में, और हम उस लीड पीरियड में कितना कंज्यूम कर जाएंगे। अगर हम उस लीड पीरियड के अंदर जितना कंज्यूम कर जाएंगे, हमारे पास अगर आज वो स्टॉक लेवल है तो हम ऑर्डर कर देंगे। कहेंगे भैया कि हमारे पास, अब समझिए कि क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए 10 दिन लगना है उस सामान को मेरे पास आने में, जिस दिन मैंने ऑर्डर किया वहां से आने में मेरे पास 10 दिन लगना है। अब सोचना, मान लीजिए 10 दिन लगना है, 10 डेज लगना है, मैं इसे लीड टाइम बोल रहा हूं, 10 डेज का लीड टाइम है हमारे पास, और मैं कह रहा हूं मैं हर दिन 50 यूनिट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में मैं भेज दूंगा। स्टोर वाला बोल रहा है मैं 50 यूनिट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कंज्यूम हो जाएगा 50 यूनिट्स। तो पर डे हमारा जो कंजम्पशन है, पर डे कंजम्पशन मैं कह रहा हूं वो है बच्चे, मान लीजिए 50 यूनिट्स। तो अब समझिए आपका पर डे 50 यूनिट्स है और अगला ऑर्डर आने में आपको 10 दिन का समय लग सकता है। तो सोचो ना, आप 10 दिन जब तक नहीं आएगा तो 50 × 10 यानी कितना कंज्यूम करोगे उस 10 दिन के अंदर? 50 × 10 करोगे बच्चे, ये आ जाएगा 500 यूनिट्स। यानी आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जैसे ही 500 यूनिट्स दिखे आपको अपने इन्वेंट्री में जाकर के 500 यूनिट्स का लेवल दिखा, आपको मालूम है कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर आपके पास सामान आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रतिदिन 50 यूनिट्स कंज्यूम कर पाओगे, तो 500 यूनिट्स रहते ही आप क्या कर दोगे? ऑर्डर कर दोगे। दिस इज ओनली रीऑर्डर लेबल। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, कई तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन देखिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ज्यादा से ज्यादा। क्यों मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा?
क्योंकि बच्चे ये रीऑर्डर लेवल है, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा को अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं कि भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों प्रकार की हमारी जो जरूरतें होंगी स्टॉक की उसको पूरा कर सकता है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों सिचुएशंस को हैंडल आउट करने के लिए हमारे पास ये स्थिति होनी चाहिए कि हम ऑर्डर कर सके उसे। तो बच्चे दिस इज द रीऑर्डर लेवल, इसलिए मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा इतना दिन लगेगा एंड ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन में 50 यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे। बस इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने कहा कि हम 10 दिन के अंदर 500 यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे। तो 500 यूनिट्स अगर आपके पास स्टॉक लेवल में, तुरंत ऑर्डर कर दो, क्योंकि उस सामान आने तक तुम्हारा ये 500 यूनिट खर्च हो जाएगा। बस आइए इसके फॉर्मूले को लिखते हैं। इतने डिस्कशंस के बाद हम लोग चाहते तो बच्चे डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसके। मैं लास्ट में आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर रेफर करूंगा, जहां से आप जा करके इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हो। हालांकि पूरी थ्योरी को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, और स्टडी मटेरियल को मैंने पहले भी बोला आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। स्टडी मटेरियल को आप अपने पास रखा करें, जब भी आप पढ़ाई करें स्टडी मटेरियल्स के एक एक लाइन को पढ़ें, जो कम से कम मैं यहां से पेज नंबर आपको बताता हूं वो पेज नंबर तो पक्का पढ़े आप स्टडी मटेरियल से। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद बच्चे मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा कितना स्टॉक लेवल होना चाहिए जब मैं जा करके वहां पर ऑर्डर कर दूंगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम कंजम्पशन। कंजम्पशन को बच्चे हम लोग यूजेस भी बोल सकते हैं, यूजेस रेट, यानी एक दिन में या जो भी टाइम पीरियड हमारा लीड टाइम जो भी पीरियड रहेगा, अगर एक दिन में है तो दिन का देखेंगे, हफ्तों में तो हफ्तों का देखेंगे, महीनों में तो महीनों का देखेंगे। तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट क्या है मेरा, प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, प्रति हफ्ते, जैसे भी हमारा लीड टाइम रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन या फिर यूजेस रेट, और इनटू मल्टीप्लाइड क्या करेंगे हम लोग बच्चे, मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम, और बच्चे लीड टाइम को हम लोग ऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं, ऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम लीड टाइम हम लोग कंसीडर करके यहां पर चलेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट एंड मैक्सिमम लीड टाइम, इसको कंसीडर करके चलेंगे। मेरा निकल जाएगा रीऑर्डर लेवल, याद रखिएगा। ये जो आपका रहेगा मैक्सिमम लीड टाइम, ये किसमें रह सकता है, इन डेज हो सकता है, इन आपका मंथ हो सकता है, आपका वीक हो सकता है। तो इस प्रकार आपको दिखेगा, और ये जो रेट होगा इन यूनिट्स दिखेंगे बच्चे आपको, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की जो भी यूनिट्स है वो आपको दिख करके चलेगी। तो दिस इज वन अप्रोच टू कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर परिस्थिति को मीट करने के लिए जितना कंजम्पशन हम करेंगे हमारा सामान तब तक वापस से पहुंच जाएगा। तो बच्चे ये एक अप्रोच है जो कि हम लोग आज की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन एक अप्रोच और मैं आपको दूंगा यहां पर। ये तो चलिए एक मैंने डाल दिया, और करके एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी दूंगा मैं यहां पर। अल्टरनेटिव अप्रोच दे रहा हूं मैं यहां पर। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है बच्चे, हमने कहा कि हम एक और तरीके से सोच करके चलेंगे। हम एक और तरीके से क्या सोच करके चल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हम कह रहे हैं यार देखो कम से कम एक हम लेवल अपने यहां मेंटेन करके चलेंगे। वो लेवल हम इसलिए मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि हमें लगता है कि सारी परिस्थितियों को मीट आउट कर सकता है वो लेवल। तो कम से कम एक लेवल हम मेंटेन करके चलेंगे, इतना तो मेरे पास रहना ही चाहिए। जैसे यहां तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम। भाई ज्यादा से ज्यादा जब सोच लिए हो तो फिर आपको पता है कि आपके एबनॉर्मल नॉर्मल सारे स्थितियों से निपटने के लिए काफी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे अप्रोच से सोच कर रहे हैं, हम कब रीऑर्डर कर देंगे। हम कह रहे हैं कम से कम हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, और आमतौर पर हम कितना कंज्यूम कर लेंगे अपने ऑर्डर आने तक के दिनों के अंदर, आमतौर पे। यानी हम इस बार आमतौर पे एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन की ओर जाना चाहते हैं, हम मैक्सिमम की ओर नहीं जाना चाहते। हम कह रहे हैं हम आज तक नॉर्मली क्या कंज्यूम करते थे उसी पर, उस ऑर्डर पीरियड के दौरान जो आमतौर पर हमारे पास सामान आने में टाइम लगता है। मैंने यहां मैक्सिमम कंजम्पशन भी लिया है, मैक्सिमम लीड टाइम भी लिया है, लेकिन आमतौर पर मैक्सिमम ही टाइम तो नहीं लगता होगा ना, ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। तो हम इस बार कह रहे हैं नहीं, आमतौर पे हमारे यहां एवरेज 10 दिन नहीं जी 6 दिन लगता है, और हम 50 यूनिट नहीं जी 30 यूनिट करते हैं। बोले ठीक है, लेकिन सोचना बच्चे जब आप एवरेज लेकर के चल रहे हो तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो वहां खतरा है। अगर मैं कह रहा हूं आमतौर पर मैं 30 यूनिट ही कंज्यूम करता हूं डेली, यहां मैंने मैक्सिमम कहा था,
और आमतौर पर 10 दिन 6 दिन में ही होता है। तो इसके हिसाब से अगर बच्चे हम लोग देखें तो हमारा कितना आ रहा है यहां आकर के देखेंगे अगर हम लोग तो 16 ये आ रहा है हमारा 80 यूनिट्स, यहां देख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं भैया 180 यूनिट्स अगर मेरे पास है तो मैं रीऑर्डर कर दूंगा तो फंस जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी एवरेज ठीक है, आप एवरेज लेकर के चल रहे हो, लेकिन इसके साथ फिर आपको एक और स्टॉक लेवल रखना पड़ेगा कि ये मैं एवरेज लेकर के चलूंगा, लेकिन प्लस कम से कम मैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कम से कम मैं इतना एक मिनिमम स्टॉक तो अपने पास रखूंगा ही रखूंगा, मिनिमम स्टॉक। तो अगर आप एवरेज के हिसाब से चलना चाहते हैं कि आमतौर पे मेरा इतना कंजम्पशन प्रतिदिन होता है और 6 दिन आमतौर पे लगता है 180, तो वैसी परिस्थिति में आपको एक मिनिमम स्टॉक का भी अपने दिमाग में रखना होगा कि कम से कम इतना स्टॉक हो और आमतौर पर मैं इस तरीके से कंजम्पशन करूंगा तो भी मेरा रीऑर्डर लेवल निकल सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर आप ये मत सोचिएगा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें हर फॉर्मूले से सेम आंसर आ जाए, नहीं बच्चे, फॉर्मूला अलग है, आंसर अलग आएगा। दोनों अप्रोच अलग अलग ऑथर अलग अलग थ्योरिस्ट के हिसाब से बनाया गया है, तो आंसर अलग आ सकता है यहां पर। तो यहां पर कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप कहते हैं कि नहीं सर यहां पर आंसर सेम ही आ जाएगा, दोनों में से कोई नहीं, आंसर भी अलग आएगा, क्योंकि दो डिफरेंट थॉट्स हैं। एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम को लेके चल रहा है और एक एवरेज को लेके चल रहा है अलोंग विथ मिनिमम स्टॉक। तो सेकंड अप्रोच में हम रीऑर्डर लेवल को कैसे निकाल रहे हैं बच्चे? सेकंड अप्रोच में मैं आपके रीऑर्डर लेवल को कैसे निकाल रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक हम मिनिमम स्टॉक लेवल रख लेंगे अपना, प्लस हम एवरेज यूजेज रेट या कंजम्पशन रेट, यूजेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम के हिसाब से कर लेंगे, बस लीड टाइम के हिसाब से निकालेंगे। तो जैसे ही आप एवरेज कंजम्पशंस लिए उस पीरियड के दौरान, तो साथ में आपको एक मिनिमम स्टॉक लेवल भी मान करके चलना पड़ेगा बच्चे। मैं आपको बता दूं कभी कभी इस मिनिमम स्टॉक को समटाइम्स, हालांकि मिनिमम स्टॉक और जो मैं बोलने वाला हूं वो स्टॉक दोनों अलग होते हैं, मगर फिर भी कभी कभी मिनिमम स्टॉक की जगह बच्चे हम लोग एक सेफ्टी स्टॉक के नाम का भी कंसेप्ट आगे चलकर पढ़ेंगे। समटाइम्स वी रिकॉग्नाइज सेफ्टी स्टॉक एज मिनिमम स्टॉक, हालांकि दोनों कंसेप्ट अलग है, मैं फिर भी बता रहा हूं। सेफ्टी स्टॉक कंटिजेंसी से निपटने के लिए होता है और मिनिमम स्टॉक कहता है कम से कम ये लेवल तो होना ही चाहिए। अभी आगे चलकर हम लोग मिनिमम स्टॉक का पढ़ेंगे, बट फिर भी अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं समटाइम्स के लिए, यहां पे स्टार करके मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, समटाइम्स मिनिमम स्टॉक लेवल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चे इसको, सब्स्टिट्यूटेड बाय सेफ्टी स्टॉक। हालांकि हम लोगों ने अभी तक सेफ्टी स्टॉक का कोई कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी आपको सुना दिया है मैंने कि एक सेफ्टी स्टॉक, कि भैया मेरे पास ये सेफ्टी स्टॉक रख लो, फिर एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से सेल। सुनने में आपको बिल्कुल सेम टाइप का ही लगेगा, मैं यह कह रहा हूं कम से कम इतना होना चाहिए, एवरेज स्टॉक लेवल्स कंजम्पशन के हिसाब से निकाल दो। ये पूरा खेल ऐसे ही बच्चे आप नॉर्मली समझ सकते हो। आप बिल्कुल कुछ ऐसे समझ लो कि आपके पास, आप समझ लो शादी ब्याह के अंदर जाते हो ना, आप समझ रहा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। आप शादी ब्याह के में जब देखते होगे तो आप देखते होगे कि खाना कहीं और बन रहा है मगर बाराती कहीं और खा रहा है, तो आपको लगता होगा कि अब वहां से फीलिंग होकर के आती है, बार बार बाल्टी के अंदर, खाने के अंदर और प्लेट्स के अंदर आप जो भी भर भर के दाल पूड़ी जो भी सब्जियां हैं ये लेकर के आ जाते हो, वहां करते हो, क्योंकि किचन कहीं और है, क्योंकि खाना जहां बन रहा है वो कहीं थोड़ी दूरी पर है। अब सोचना बच्चे, वहां एक आदमी रहता है जो मैनेज करता है घर का, बड़ा बुजुर्ग जो भी हो, जो उसको बड़ा एक्सपीरियंस होता है शादियों ब्याह में। वो क्या करता है, वो देखता है कि यार इतने लोग हैं और इतनी पूड़ी खत्म होने में लगभग लग रहा है 10 मिनट, इतनी पूड़ी खत्म होने में लग रहा है 10 मिनट, आने में 10 मिनट लग जाता है, खाने में इनको कितना लग रहा है, ये प्रति मिनट, अब ध्यान सुनिए, प्रति मिनट यहाँ पे 100 पूड़ियां खर्च हो जा रही हैं, प्रति मिनट 100 पूड़ियां खर्च हो जा रही हैं और इसको आने में वहां से लग रहा है 10 मिनट। तो सोचो 100 इंटू 10 कितने हो गए, 1000 पूड़ी। तो 1000 पूड़ी जैसे उसको टोकरी में आसपास, गिन तो सकता नहीं है, आसपास 1000 पूड़ी दिखेगा तो उसको लगेगा अरे यार मंगा लो दोबारा पूड़ी, क्यों? क्योंकि 10 मिनट आने में लगेगा, तब तक ये 1000 पूड़ी खत्म हो जाएगी। तो कोई भूखा ना रहे, कोई खाली ना बैठे, किसी का प्लेट ना खाली रहे।
तो हमने 10 मिनट पहले ही वहां पर बोल दिया पूड़ी लेकर के आओ। अब 10 मिनट लगेगा उसको 1000 पूड़ी लाने में, तब तक यहां पर प्रति मिनट 100 पूड़ी के आधार पर 10 मिनट बीतते बीतते 1000 खत्म होगा, 1000 वापस आ गया। दिस इज रीऑर्डर लेवल। हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके, ये सारी कवायद चलती है, हम रीऑर्डर लेवल के कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पर फिलहाल हमने रीऑर्डर लेवल्स को पढ़ लिया बच्चे। हम कब रीऑर्डर कर देंगे, हमारे पास कितना स्टॉक होगा कि हम रीऑर्डर कर देंगे, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा बच्चे। यहां पर आप समझ सकते हो, तो आप इसे नोटिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं अब आपके अगले कॉन्सेप्ट्स की ओर इसके आगे बढ़ रहा हूं बच्चे। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन यूजेज रेट कह सकते हैं हम लोग, मिनिमम लीड टाइम बोलूं, ऑर्डर पीरियड बोलूं, टाइम का इसलिए मैंने लिखा दिया ये यूनिट्स में होते हैं, ये डेज, मंथ्स या फिर वीक में होते हैं बच्चे। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं और अगला कॉन्सेप्ट में लेकर के आता हूं बच्चे। अच्छा याद रखिएगा, कभी कभी ये एवरेज को नॉर्मल की तरीके से भी लिख देता है। मैं यहीं पे लिख देता हूं एरो करके, एवरेज जो लिख रहा हूं मैं इसको आप नॉर्मल समझ सकते हैं। एवरेज का मतलब नॉर्मल, नॉर्मली जो होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। अब इसको मिटा करके हम लोग अगले जो कॉन्सेप्ट को करेंगे बच्चे वो होगा रीऑर्डर पीरियड का। चलिए मिटा दूं मैं इसे। तो रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर कंजम्पशंस, रीऑर्डर लेवल, ये सारी बातें हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल के कंसेप्ट में सीख लिया। अब मैं जो दूसरी बात यहां पर कर रहा हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में रीऑर्डर करूं, और आपको पता है बच्चे इसके लिए तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने किया। ये ईओक्यू ही है, ये कुछ और नहीं बल्कि ईओक्यू ही है। तो इसलिए मैं वापस से यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट EOQ, बस याद रखिएगा। और याद रखिएगा मैं रीऑर्डर लेवल को अक्सर ROL बोल दिया करूंगा, रीऑर्डर क्वांटिटी को मैं ROQ बोल दिया करूंगा बच्चे, ताकि समय ना लगे, इनमें कंसेप्ट से ज्यादा हम लोग ध्यान दें। तो दिस इज ROQ मैं प्यार से बोला करूंगा। ये कुछ नहीं है बल्कि EOQ है, तो इसके अंदर मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट EOQ। अगर फॉर्मूला आप भूल गए तो वापस से लिख सकते हो 2 × A × O डिवाइडेड बाई C, और इसको स्क्वायर रूट में ले लीजिएगा बच्चे। बाकी सारे एक्सप्लेनेशंस वेल डन है, इससे पहले बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज दैट जो हम लोग ऑर्डर करेंगे। ओके सर, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, तो अब हम लोगों ने दो चीजें सीख लिया, और इसके बाद जो अगले कॉन्सेप्ट के और बच्चे हम लोग आ रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सिमम लेवल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे अपने मैक्सिमम लेवल को। अब मैक्सिमम लेवल आप सुनते ही समझ रहे होंगे कि आखिर इसके अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्टॉक अपने यहां रखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा। मैंने अभी कहा रीऑर्डर लेवल, ये यूनिट्स देखते ही मैं ऑर्डर कर दूंगा। अब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, अब मैं यूनिट्स मंगाना शुरू करूं, अपने यहां रखना शुरू करूं कि भैया कम से कम तो इतना यूनिट्स रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना यूनिट, इस पर भी सोचना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल तो ठीक है, इतनी क्वांटिटी पे रीऑर्डर कर दो, मगर कितना ज्यादा से ज्यादा रखूं इसके ऊपर भी सोचना है। ये वो स्टॉक लेवल होता है बच्चे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अगर आप इससे अधिक स्टॉक ला करके अपने यहां एक्युमुलेट करके रखे तो समझ लीजिएगा आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है, और वो आपके लिए नुकसानदेह है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो हमें अब क्या जानकारी रखनी है, अभी तक हम लोगों ने कहा रीऑर्डर लेवल, ये लेवल देखते ही रीऑर्डर करो। अब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी जैसे ही मुझे ये स्टॉक लेवल अपने यहां दिख गया, मैं क्या बोलूंगा, अभी कोई ऑर्डर मत करना, ज्यादा से ज्यादा इतना पड़ा हुआ हमारे पास, होने दो कुछ खर्चे, क्योंकि हम इससे अधिक मंगा लेंगे तो कैसे रखेंगे, और रखेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को अब जानकारी लेनी है मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी बच्चे हैं जो हम अपने यहां मेंटेन कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग लेकर के चलेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। अब आपको मैंने बच्चे दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया, क्या क्या मैंने पढ़ा दिया अभी तक, मैंने आपको पढ़ा दिया रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी आप पहले ही पढ़ रखे थे, जिसको हम लोग EOQ कहते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया रीऑर्डर लेवल पढ़ा दिया बच्चे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग यहां पर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे बच्चे। ये फॉर्मूला कोई हम लोगों ने डेवलप नहीं किया, हम इनके मतलब समझ सकते हैं कि क्या है ये। तो इसका है बच्चे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक,
जो हम मेंटेन कर सकते हैं एट एनी टाइम, इससे ऊपर हम नहीं मेंटेन कर सकते। इसका कहने का मतलब साफ है, बस यही है। लेकिन इसके कैलकुलेशंस में हम लोग बहुत इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसको जो मैथमेटिशियंस, जो इकोनॉमिस्ट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े बड़े ऑथर हैं, इन्होंने सोच समझ के इसको बनाया। तो आप मतलब समझ सकते हैं, इसके कैलकुलेशंस के लिए उनके दिए हुए फॉर्मूले के साथ ही चलना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना मेंटेन कर सकते हो? एक तो री ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, री ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी ROQ, जिसे मैं EOQ भी कह रहा हूं बच्चे, ये होनी चाहिए। प्लस जो आपका री ऑर्डर लेवल है यूनिट्स का, वो वाला भी रहना चाहिए, जिसको मैं कह रहा हूं ROL। ओके, लेकिन माइनस करेंगे बच्चे। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? री ऑर्डर क्वांटिटी वो मेरे पास हो, री ऑर्डर लेवल जहां से मुझे री ऑर्डर करना है वो, और माइनस कर देंगे बच्चे इसके अंदर से। आप देख सकते हैं मैं क्या करूं, माइनस क्या करेंगे हम लोग, दैट इज मिनिमम यूजेज रेट, यानी कितना कंजम्पशन कम से कम आप करते हो, मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। समझ लीजिए पूरा फॉर्मूला दिस इज। तो आपको ये आकर के माइनस कर देना है, दिस इज, ये आप आकर के माइनस कर दीजिएगा। आप सामने सामने भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे नीचे नीचे लिख दिया, मतलब एक ही है कि री ऑर्डर क्वांटिटी प्लस री ऑर्डर लेवल वाले यूनिट्स आपको लेना है, और माइनस कर देंगे मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, यानी मिनिमम कम से कम समय में आप कम से कम इतना कंजम्पशन करते हो, उसको आप माइनस कर देना, आपका निकल जाएगा बच्चे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे मैंने क्या कमेंट किया आपको? मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे बच्चे मैंने आपको जो कमेंट्स किया वो मैंने बोला कि भैया ये होता है जो एनी टाइम आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो रख सकते हो, ये होता है बच्चा आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलिए, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल सीख लिया। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं आपको मिनिमम स्टॉक लेवल। अब सर मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल बच्चे ये होता है कि कम से कम हम कितना रखें, इससे कम नहीं रखेंगे। कम से कम हम अपना ये यूनिट्स का लेवल अपने पास स्टोर में रखेंगे ताकि हमारे प्रोडक्शंस ना रुकने पाए, ताकि नॉर्मल हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। कम से कम इतना रहना चाहिए ताकि स्थितियों में कोई घबराहट ना आए। तो ये सारी स्थिति को हम लोग मेंटेन करते हैं बच्चे, कम से कम हम लोग अपनी स्थिति को रख करके चलते हैं, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं से भी हिंडर ना हो। कम से कम तो इतना रखेंगे ही रखेंगे। अभी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सीखा, अब हम लोग सीख रहे हैं कम से कम हम लोग इतना रखेंगे ही रखेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके, कभी भी चलता रहे, बिल्कुल निरंतर चलता रहे। और उसके लिए हम लोग कर रहे हैं बच्चे अगला फॉर्मूला, दिस इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, और क्या होगा मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला? बिल्कुल सिंपल है, आपको अभी अभी हम लोगों ने ROL सीखा, यानी री ऑर्डर लेवल। दिस इज री ऑर्डर लेवल, ROL। और इसमें से बच्चे हम लोग माइनस करने वाले हैं क्या? एवरेज यूजेज रेट। रेट मतलब यूनिट्स में कितना कंज्यूम कर लेंगे, इनटू एवरेज लीड टाइम। ये सारे चीजों की डिटेल आपको दी रहेगी, तो आप ये मत सोचना सर ये कैसे निकालेंगे, ये आपको डिटेल दिया रहेगा बच्चे कि हमारा मैक्सिमम यूजेज रेट कितना है, मिनिमम यूजेज रेट कितना है, एवरेज लीड टाइम कितना है, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है। ये सारा पीरियड्स के विषय में, ऑर्डर पीरियड्स में और कंजम्पशन रेट्स के लिए यूनिट्स का डिटेल आपको क्वेश्चंस में देता है। तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कंसेप्ट समझ करके चलना है। तो दिस इज री ऑर्डर लेवल, जो अभी अभी आपको निकालना सिखा है, उसमें से आपको आमतौर पर नॉर्मल जो कंजम्पशन है बच्चे, आप उसे निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, जो कि आपको कम से कम मेंटेन करके चलना है। दिस इज कम से कम मेंटेन करके चलना है ताकि हमारा कंजम्पशन प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस ना आए बच्चे। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल। ओके, हम लोगों ने मैक्सिमम सीख लिया, हम लोगों ने मिनिमम सीख लिया। अब आपको पता है अगला मैं बात करूंगा एवरेज स्टॉक लेवल की, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल से हम लोग दो चीजों से अब निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज तो निकालना बच्चे बचपन से आप जानते हो, बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल सिंपल है, मगर इसके अंदर भी मैं दो अप्रोच पढ़ाऊंगा। पहले मैं टॉपिक डाल दूं यहां पर, ये तीसरा था बच्चे, ये थर्ड था, अब मैं फोर्थ लिख रहा हूं।
नंबरिंग आप सीक्वेंसली सही करेंगे। अब मैं यहां पे जो लिख रहा हूं एवरेज स्टॉक लेवल की बात कर रहा हूं। एक तो आप हमेशा जानते हो कि कैसे निकाला जाता है एवरेज। आप कहते हो कि सर दो चीजों को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर मैं एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल से बोलूं तो हर बच्चा बता सकता है कि सर मिनिमम प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर दो, निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वही मैं लिखने भी वाला हूं, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आसानी से इसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए यहां मैं कह रहा हूं मैक्सिमम स्टॉक, याद रखिएगा कभी मैं लीड टाइम और कंजम्पशन रेट लिखता हूं, कभी मैं लेवल लिखता हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्सिमम या मिनिमम लेवल इज नॉट मैक्सिमम कंजम्पशन। रेट अलग है, लीड टाइम अलग है और लेवल अलग है। लेवल तो सबको देख करके निकाला जाता है, तो यहां मैंने लेवल लिखा है, याद रखना इस बात को। प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, और इन दोनों का एवरेज निकाल दो बच्चे डिवाइडेड बाय 2। दिस इज सिंपल मोस्ट सिंपल, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा निकल जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चे, बिल्कुल न्यूमेरिकल है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक अप्रोच और मैं इसके अंदर लेकर के चलूंगा बच्चे, एक अप्रोच और लेकर के चलूंगा। तो इसको मैंने कह दिया ए, और अल्टरनेटिवली एक और अप्रोच मैं इसके अंदर लेकर के आऊंगा, अल्टरनेटिवली। और यहां पर वो होगा कि आप ले सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 इंटू ROQ यानी री ऑर्डर क्वांटिटी। आप री ऑर्डर क्वांटिटी का आधा ले ले प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल ले ले तो भी निकल जाएगा। अगेन वही बात मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे? नहीं, ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं जो कहते हैं हमारे एवरेज स्टॉक लेवल के कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये कहता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम का लेकर, ये तो आमतौर पे बच्चा ऐसे ही एवरेज निकालता है, ये तो सबको पता है कि दो चीजों का एवरेज लेकर निकालना है तो ऐसे निकालो। और ये कहता है कि नहीं, थोड़ा थॉट्स करते हैं, मिनिमम रखते हैं प्लस हाफ ऑर्डर री ऑर्डर क्वांटिटी रख लेते हैं, हमारा निकले। तो दो डिफरेंट स्टॉक पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल को यहां पर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। दो डिफरेंट फॉर्मूले से आंसर अलग आएंगे, याद रखिएगा। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो जस्टिफाई करेगा, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लो तो निकल जाएगा। इसलिए मैं हर उस जगह पर जहां पर डिफरेंट अप्रोच है, कई सारे ऑथर्स ने दिए हुए हैं, ऑथर्स मतलब थ्योरीज जो रिसर्च किए हुए हैं उन्होंने दिया, तो उनके बात कहने से पहले मैं बता रहा हूं आंसर्स अलग आएंगे। ओके, तो दिस इज द एवरेज स्टॉक लेवल। तो देख सकते हैं बच्चे, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस कर लिया रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसे पहले भी पढ़ रखे थे हम लोग, जिसको हम लोगों ने कहा था हमारा होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब उसके बाद अब जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेंजर लेवल, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं इमरजेंसी लेवल। इमरजेंसी लेवल। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है इमरजेंसी लेवल या फिर डेंजर लेवल? बच्चे ये वो स्टॉक का लेवल होता है जिसके होने पर हम लोग, अब स्टोर डिपार्टमेंट बैठा है, स्टोर डिपार्टमेंट बैठा, अब सोचना, वो शादी वाला एग्जांपल में लेता हूं, आपने समझ लिया, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। आपको पता है कि बारात आती है, जब मान लीजिए बारात कभी नहीं आई है, मगर गांव में मान लीजिए बारात है और बारात अभी आई नहीं है, घर के ही लोग हैं, तो कहते हैं यार बारात को बड़ा लंबा समय लग रहा है, क्यों ना अपने घर के लोगों के लिए खाना स्टार्ट कर दे। अक्सर ऐसा होता है, ऐसे कंफ्यूजन्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल है हमारे यहाँ के, उनके लिए हम लोग खाना स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्टॉक लेवल चेक करते रहते हो, बीच में ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। एक आ जाता है डेंजर लेवल खाने के स्टॉक का, जहां देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब रोक दो, अब रोक दो खाना, अब सबको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जरूरत और इंपॉर्टेंट लोग जो हैं अभी नहीं आए हैं, बाराती नहीं आए, दूल्हा नहीं आया, पता है उसको खाना ना मिला, तो कह रहा है अब हम लोग जो स्टॉक डिपार्टमेंट है, स्टॉक, वो कहता है हम हर अरे गहरे नीड के लिए अब स्टॉक को इशू नहीं करेंगे। आपको पता है एक मटेरियल रिसिप्ट होता है, एक मटेरियल इशू होता है, मटेरियल आता है फिर इशू होता है प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए या भी जो भी पर्पसेस हो। अब कहता है नहीं जी, अभी तक हम सारे पर्पसेस के लिए स्टॉक यहां से इशू कर रहे थे, मटेरियल इशू कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, अब रोक लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हम इशू करेंगे। जैसे अब कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आएगा तब हम खाना स्टार्ट कराएंगे,
क्योंकि अब हमारा डेंजर लेवल आ गया है। अगर हम अब सारे लोगों को खाना देते रहे तो मुख्य लोगों के लिए खाना घट जाएगा। उसी प्रकार से मटेरियल का इस्तेमाल अगर हम हर चीजों के लिए इस्तेमाल करने लगे, हर यूनिट्स के लिए करने लगे जो जरूरी नहीं है, तो फिर इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के लिए हमारे पास मटेरियल्स नहीं बचेंगे। तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के लिए अब मटेरियल यहां से निकलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। वो हमारा डेंजर लेवल है, वो हमारा इमरजेंसी लेवल है। इसके लिए हम लोग मेंटेन करते हैं डेंजर लेवल या फिर इमरजेंसी लेवल्स को। आइए उसको समझते हैं क्या है हमारा। आपको यहां पर क्वेश्चंस के अंदर देगा डेंजर लेवल या फिर इमरजेंसी लेवल को हम लोग कह रहे हैं। तो 5th पे चल रहे बच्चे, 5th नंबरिंग आप ठीक कर लेंगे। मुझे लग रहा है ये 6th है, मगर चलिए कोई बात नहीं, अगर 5th है तो आप नंबरिंग अपने हिसाब से सही कर लेंगे। क्या मैं कह रहा हूं, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज इमरजेंसी लेवल, इमरजेंसी लेवल। अब ये कैसे निकलेगा सर, बिल्कुल सिंपल है। आप कह सकते हो यहां पर इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन रेट, रेट मतलब क्वांटिटी में, इनटू आप कह सकते हो इमरजेंसी लीड टाइम। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इमरजेंसी लीड टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। यानी आप इसके मदद से निकाल सकते हो कि हमारा डेंजर लेवल क्या है, और जहां के बाद हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए अपने मटेरियल्स को इशू करेंगे बच्चे, ये चीज हो सकता है। और याद रखिएगा, कई बार मैं आपको बता दूं एक डिफरेंट अप्रोच भी फॉलो किया जाता है। यहां पर जैसे हम लोगों ने आपको कह दिया एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, लेकिन समटाइम्स याद रखिएगा अल्टरनेटिव अप्रोच कहता है, अल्टरनेटिव अप्रोच क्या बोलता है कि वी कैन यूज मिनिमम कंजम्पशन एज, हम मिनिमम कंजम्पशन को ले सकते हैं, दैट इज हमारा एज डेंजर लेवल कैलकुलेशन, मिनिमम कंजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेंजर लेवल। तो बच्चे हम फिर एवरेज कंजम्पशन ना लेकर के हम लोग मिनिमम कंजम्पशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस के अंदर देखो इंफॉर्मेशंस दिए होंगे, उसके आधार पर ही हम अपने कैलकुलेशंस बदलते रहेंगे, तो कैसा इंफॉर्मेशंस दिया उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और उसको कवर करेंगे। लेकिन एवरेज कंजम्पशन की जगह मिनिमम कंजम्पशन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेंजरस लेवल को। बस आपको इमरजेंसी लीड टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो लीड टाइम हो, ऑर्डर पीरियड हो, वो हो हमारा इमरजेंसी ऑर्डर पीरियड, इमरजेंसी लीड टाइम। तो बच्चे ये सारे कंसेप्ट्स थे जो हम लोगों ने सीखे आज की क्लास के अंदर, ऑर्डर लेवल सेट करने के लिए, डिफरेंट स्टॉक लेवल सेट करने के लिए। तो ये कंसेप्ट आपको अब सिखा दिया होगा कि आपको न सिर्फ एक बेहतरीन क्वांटिटी डिसाइड करनी थी कि इतना क्वांटिटी एक बार में मंगाएं, मगर आज की क्लास में तुमने क्या सीखा, हमें अपने स्टॉक के लेवल भी निरंतर निगरानी में रखने होते हैं, मॉनिटर करने होता है। अच्छा इतना यूनिट है, क्या हमें रीऑर्डर कर देना चाहिए? अच्छा इतना यूनिट है, क्या ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, इससे ऊपर नहीं रखेंगे? क्या इतना यूनिट है, क्या हमारा कम से कम मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए? क्या ये एवरेज स्टॉक लेवल है हमारा? क्या ये डेंजर स्टॉक लेवल है हमारा? ये सारी चीजों के लिए भी हमें अपने स्टॉक की यूनिट्स की क्वांटिटी अपने जाकर के स्टोर में देखना पड़ेगा कि कितना पड़ा है, ताकि हम किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो। इसलिए स्टोर डिपार्टमेंट भी इस सारी चीजों को देखता रहता है बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट करने के बाद मजा कब तक नहीं है, मजा तब तक नहीं है बच्चे जब तक हम लोग कुछ अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को ना कर दे। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई, लिस्ट ऑलरेडी रेडी है यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके साथ करूंगा जो मुझे बताने में मजा आए और आपको करने में मजा आए बच्चे। तो मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए, अपने कैलकुलेटर्स ले लीजिए, कैलकुलेशंस करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे क्या अभी तक आया हुआ है एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट का शुभारंभ करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कर लिया है, इसके लिए क्वेश्चंस करने से पहले पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आया हुआ है नवंबर 2006 के अंदर, आपके दिए हुए जो शीट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चे, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसका क्वेश्चन नंबर 18 नवंबर 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा, फिर आपके साथ यहां सॉल्व करूंगा और सॉल्व करते करते दिखाऊंगा कितना आसान टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स जेड। अब याद रखिएगा PQR लिमिटेड कुछ बनाता है, ठीक है,
कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जिसके लिए उसे जेड की जरूरत है, जेड जेड बोल रहा है, जरूरत होता है, इनका रॉ मटेरियल है जेड बच्चे, ठीक है सर, हमें जेड का रॉ मटेरियल हमें पता चल गया कि जेड है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वे आर कैलकुलेटेड फॉर द ईयर। आप देख सकते हैं खूब सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं। सबसे पहले कह रहा है मंथली डिमांड ऑफ जेड कितना है, मंथली डिमांड ऑफ जेड यानी हर महीने कंपनी को रॉ मटेरियल्स की कितनी जरूरत पड़ेगी इस ऑर्गेनाइजेशन को, किसको, पीक्यूआर लिमिटेड को, 7500 यूनिट्स को। आपको पता है बच्चे हमें साल भर के ऊपर ले जाकर के कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसे साल भर के आधार पर कर लेंगे बच्चे। तो हमारे जो 7500 है ये मंथली है, तो इंटू 12 कर लेंगे तो एनुअल कंजम्पशन हमें पता चल जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपको पता है 500 कह रहा है भाई, ये तो पर ऑर्डर कॉस्ट है, ये तो हम लोग को पहले भी सीख चुके हैं। रीऑर्डर पीरियड्स दे रहा है बच्चा, मैं कुछ इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखते लिखते समझाऊं तो ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन है यहां पर। तो देख सकते हैं अभी तक के पढ़े हुए इंफॉर्मेशन में आपको मंथली डिमांड्स दे रहा है, यानी आपका अगर मैं एनुअल डिमांड्स कहूं बच्चे, एनुअल रिक्वायरमेंट्स अगर कहूं तो आप समझ सकते हैं यहां पर है कितना, 7500 यूनिट इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि मंथली है ना, तो 7500 यूनिट्स इंटू 12 कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, दैट इज कि मेरा साल का कितना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ओ दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ओ आपको दे रहा है बच्चे दैट इज 500, ठीक है। सारे इंफॉर्मेशंस को देखते चलते हैं, तो ये आपको लास्ट क्लास में ये सारी चीजें सीखी हुई हम लोग। रीऑर्डर पीरियड आपको कह रहा है 5 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक दे रहा है बच्चे, 5 हफ्ते से 8 हफ्ते। अब सोचना, अगर मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं रीऑर्डर पीरियड्स का कि 5 वीक से लेकर के यहां पर 8 वीक है ये, तो आप समझ सकते हो बच्चे ये है हमारा मिनिमम टाइम यानी लीड टाइम। भाई हफ्तों में है तो टाइम ही तो बोलेंगे ना, लीड टाइम, और 8 हफ्ते बच्चे हमारा मैक्सिमम लीड टाइम, ऐसे पकड़ते हैं। दिस इज मैक्सिमम लीड टाइम आपको दे रहा है, एक रेंज बना करके देगा। और सर एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या हो जाएगा सर, एवरेज लीड टाइम बता दो कितना हो जाएगा। अरे इन दोनों को जोड़ दो, 8 प्लस 5 हफ्ते डिवाइडेड बाई 2 कर दो बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई, दिस इज 6.5 वीक आ जाएगा आपको बच्चे। आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, दैट इज 6.5 का आपका एवरेज निकल रहा है इसके अंदर, 5 से 8 हफ्ते का डिटेल दे रहा है। तो ये आप समझ गया होगा कि कैसे लीड टाइम को पहचानते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको एक रेंज बना कर दे रहा है चाहे कंजम्पशंस का, चाहे आपको लीड टाइम या ऑर्डर टाइम का, तो आप समझ सकते हो कि मिनिमम वाला हो जाता है मिनिमम, मैक्सिमम, इन दोनों का जोड़ करके 6.5। अगर क्वेश्चंस में अलग से, ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चंस में अलग से एवरेज लीड टाइम कुछ दे रहा है तो हम उसे ही प्राथमिकता देंगे, लेकिन अगर एवरेज नहीं दिया तो फिर इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो फिर हम ऐसे निकालेंगे। मैं आपको पहले बोल चुका हूं नॉर्मल और एवरेज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा, कॉस्ट पर यूनिट, आपको पता बच्चे परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस आपका दे रहा है यहां पर 60 रुपए 60 आपको दे रहा है। ओके, कैरिंग कॉस्ट आपको दे रहा है 10%, आपको पता है कि कैसे निकलेगा। तो बच्चे अगर क्वेश्चंस के अंदर सी निकाले हम लोग, तो सी देख सकते हैं आपका कितना निकल जाएगा, 60 इंटू देख लेंगे पर मंथ है या पर एनम है, कुछ नहीं, पर एनम दे रहा है बच्चे यहाँ पर, तो 10% आप निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 10% निकाल लेंगे बच्चे किसका, 60 का, इंटू 10% निकालिए तो कितना आ जाएगा 6। दिस इज, तो हमारा ये निकल करके चलेगा बच्चे 6 पर यूनिट पर एनम, तो सी भी निकल गया हमारा क्वेश्चन के अंदर। अब देख रहे हो बहुत आसान है। उसके बाद नॉर्मल यूजेज आपको दे रहा है बच्चे, नॉर्मल यूजेज 500 यूनिट्स पर वीक। आपको मैंने बताया नॉर्मल यूजेज का मतलब आप क्वेश्चन के अंदर एरो करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज एवरेज। तो एवरेज कंजम्पशन रेट अब आपको दे रहा है बच्चे यहां पर, एवरेज रेट आपका कितना दे रहा है, कंजम्पशन रेट। क्वांटिटी में जब देता है तो मैंने बोला एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ये कितना दे रहा है, 500 यूनिट्स है बच्चे, 500 यूनिट्स है पर वीक के आधार पर। आपको पता है ये वीक में है तो वो भी वीक में ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें हमारा लीड टाइम है उसी में हमारा कंजम्पशन भी होना चाहिए, कन्वर्ट कर लेंगे अदरवाइज हम, ठीक है। तो 500 हो गया हमारा, 500 यूनिट्स, ओके जी। और मिनिमम कितना कह रहा है, मिनिमम है बच्चे 250 यूनिट्स है, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है बच्चे हमारा यहां पर 750 यूनिट्स दे रहा है। बस सारे इंफॉर्मेशन रेडी है अपने सामने, हर एक इंफॉर्मेशन मैंने जानबूझकर यहां पर लिखाया ताकि आपको बहुत क्लियर ढंग से समझ आए कि कैसे पकड़ते हैं इन इंफॉर्मेशन को। अब आइए क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को देखते हैं। कह रहा है ROQ निकालो, क्या होता है ROQ, क्या होता है बच्चे ROQ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व ही करना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर बगल में।
क्या कह रहा है यहां पर, ROQ निकालो। पहला रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ROQ का मतलब होता है बच्चे आपका रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। चलिए बता दीजिए फटाफट कितना आएगा हमारे पास। पहले तो इसको निकाल लेना, ए कितना है, तो 7500 यूनिट इंटू 12 करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा हमारा 90,000। 7500 यूनिट्स इंटू 12 या क्या 90,000, तो 2 इंटू 90,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना 500, तो दिस इज 500 ले लेंगे। और कैरिंग कॉस्ट कितना निकाला है बच्चे हम लोगों ने, कैरिंग कॉस्ट आप दे सकते हैं 6 रुपए प्रति यूनिट प्रति एनम निकाला, तो दिस इज 6। अंडर रूट में डालिए और आंसर बताइए फटाफट कितना आ रहा है। 2 इंटू 90,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई कर रहे हैं बच्चे 6, और इसका हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, और ये आ रहा है 3872.9, 3873 कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3873। एक बार मैं वापस से कैलकुलेट कर लूं 3873, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिक पॉइंट में आने लगे, डेसिमल्स में आने लगे, तो एक बार कैलकुलेशन जरूर वापस से चेक कर लेना। 2 इंटू हम लोग वापस से कैलकुलेशन 2 इंटू 90,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ गया बच्चे स्क्वायर रूट में, बिल्कुल सही है 3872.9 आ रहा है, तो हम लोग 3873 कर सकते हैं। तो ROQ तो निकल गया बच्चे, एकदम आसान, इसमें कोई दम नहीं था। दूसरा कह रहा है ROL निकालो जी, रीऑर्डर लेवल निकालो। रीऑर्डर लेवल अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूले में समझाया, रीऑर्डर लेवल 2 कांसेप्ट से समझाया। क्या समझाया मैंने आपको रीऑर्डर लेवल के लिए, कि मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, यही तो समझाया आपको। आइए उस फॉर्मूले से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पे बारी बारी से निकालने की कोशिश करूंगा बच्चे, मेरे पास क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैं इन इंफॉर्मेशंस को यहाँ से हटा सकता हूँ और यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, या फिर आपके समझने के लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया अपने पास, और 3873 को याद रखेंगे हम लोग। हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी है 3873। आप लोग दोबारा इसे सॉल्व करेंगे साफ सुथरा, ये इंफॉर्मेशन मैंने बीच में लिख दिया इसलिए मैं मिटाते चल रहा हूं। चलिए दूसरा जो रिक्वायरमेंट बच्चे, रीऑर्डर लेवल, और आपको मैंने क्या बताया अभी अभी फॉर्मूले में क्या बोला, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप फॉर्मूला जाकर के देखिए, वही मैंने बोला। आकर के बताइए कितना है मैक्सिमम यूजेज रेट। मैक्सिमम यूजेज रेट बच्चे आपका 750 यूनिट्स, और आपका मैक्सिमम क्या है, आपका लीड टाइम कितना 8 हफ्ते का, तो कितना हो जाएगा एकदम इजी 750 यूनिट्स इनटू 8 वीक्स। निकालिए कितना निकल रहा है, निकल करके आएगा बच्चे 750 इंटू 8, और ये हो गया 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स। तो दिस इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल्स के लिए बच्चे हम लोगों ने यहां पर ये चीज कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत आसान है। डिफरेंट अप्रोच वाला भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, तो वो फॉर्मूले से भी आपका ये निकल जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था, मिनिमम लेवल रखते हुए आप एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज आप अपना लीड टाइम को लेकर के बना सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास मिनिमम लेवल है नहीं, तो हम लोग इसी अप्रोच से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए तो सेकंड रिक्वायरमेंट्स भी बच्चे हम लोगों ने यहां पर कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल को कह रहा है करने के लिए। बताइए मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए क्या हम लोगों ने कहा, हमने अच्छा पहले हम लिख भी दे, ROL हमारे पास कितना है, ROL आ गया हमारे पास 6000 यूनिट्स। अब क्या कहता है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल कहता है बच्चे, मिनिमम लेवल कहता है कि सर हम लोग रखेंगे ROL को और माइनस क्या करेंगे, एवरेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, यही तो करेंगे। ओके तो बताइए अभी अभी ROL कितना निकाला हमने, ROL निकाला बच्चे यहां पर 6000 यूनिट्स का, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम लोग एवरेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कितना अपने पास 500 यूनिट्स, तो ये लीजिए 500 यूनिट्स, और एवरेज लीड टाइम कितना है अपने पास 6.5 हफ्तों का, तो 6.5। चलो भाई देखो कितना आ रहा है, 6000 यूनिट्स में से माइनस करना है हमको 500 इंटू 6.5, 3250, और ये आ गया 6000 माइनस
3250, तो ये आ गया 2750। ये देखिए एकदम सिंपल, मिनिमम लेवल 2750। याद रखिएगा बच्चे, अगर आपने दूसरे वाले अप्रोच से अपना ये आरओएल निकाला तो उस वाले अप्रोच के हिसाब से जो आरओएल आएगा वो आप यहां फिट करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर आसान है तो इसी तरीके से कर ले, डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने के एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है, एक ही अप्रोच से आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो ये काम आप कर देंगे, आपका निकल जाएगा। दिस इज 2750, आपका यूनिट मिनिमम लेवल पे निकल गया बच्चे। अगला रिक्वायरमेंट एक ही बचता है बच्चे, और वो है हमारा मैक्सिमम। हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। यस, मैक्सिमम स्टॉक लेवल करेंगे, उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या निकलेगा हमारा मैक्सिमम। तो ये मिटा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर मैं वो लेवल लिख दूं। मिनिमम वाला हमारा जो लेवल है बच्चे, मिनिमम वो हमारा आया है लेवल 2750। ओके, अब हम यहां पर मिटा रहे हैं। और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, अब तक तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा ROQ प्लस ROL, ये हमने रखा है। और उसके बाद माइनस क्या करने के लिए हमने कहा था बच्चे? मिनिमम रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये कहा है मैंने आपको करने के लिए। चलिए फटाफट, ROQ कितना अपना 3873 प्लस ROL कितना निकाला हमने? 6000 यूनिट्स का, 6000 यूनिट्स का। तो ये दोनों तो प्लस हो गया। अब माइनस करेंगे और ब्रैकेट के अंदर इनके कैलकुलेशंस करते हैं। मिनिमम रेट कितना है बच्चे? मिनिमम रेट हम लोग का है 250, और हफ्ते कितने हैं हम लोग के? मिनिमम हफ्ते 5 हफ्ते, तो 250 इंटू 5 करेंगे हम लोग। तो 250 इंटू 5 हफ्ते कर रहे हैं। चलिए फटाफट इनके कैलकुलेशंस बताइए। 250 इंटू 5, ये आ गया 1250, ये आ रहा है 1250। और ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग, 6000 प्लस 3873 माइनस 1250, तो ये आ गया हम लोग का 8623। ये निकल गया बच्चे हम लोग का मैक्सिमम लेवल। ज्यादा से ज्यादा आप इतना हैंडल रख करके चलेंगे, इतना स्टॉक रख करके चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख करके चलेंगे, अदरवाइज फर्म को होगा नुकसान। तो नुकसान तो नहीं झेलेगा ना कोई फर्म, तो ये करके हम लोग चलेंगे बच्चे। तो देख सकते हैं आप, मैक्सिमम लेवल भी निकल गया। और लास्ट हमारे पास जो है वो है एवरेज स्टॉक लेवल। लो भाई, पहले मैक्सिमम को लिख ले यहां पर। दिस इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकल गया 8623 यूनिट्स। ओके, आइए फटाफट निकालते हैं हम लोग अपने एवरेज को। तो एवरेज तो बच्चे सबसे आसान वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होगा। एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में हमने क्या कहा? दोनों मिनिमम लेवल ले रहे हैं प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंट एक दूसरा भी हम लोगों ने फॉर्मूला याद रखा है, मगर उसे नहीं लगा रहे हैं हम लोग, यहां पर लगा रहे हैं। दिस इज मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम है 2750 प्लस मैक्सिमम है 8623 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो ये है 2750 प्लस 8623 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ रहा बच्चे 5686.5। 5686 की जगह हम लोग 7 कर लेते हैं बस। दिस इज, तो ये हमारा निकल गया बच्चे एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल। आपको एक और फॉर्मूला पता है इसका? आपको क्या रखना है? मिनिमम स्टॉक लेवल रखते हुए आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही फॉर्मूले पे चले तो ज्यादा अच्छा है। आप वो फॉर्मूला क्या आपको मैंने सिखाया है? अल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव में हम लोग कर सकते हैं बच्चे, इसी में हम लोग कर सकते हैं मिनिमम लेवल इनटू हाफ ROQ। ये भी हम लोग चला सकते हैं यहां फॉर्मूले में, हाफ ROQ। तो मिनिमम लेवल क्या है हमारा? मिनिमम लेवल है 2750 इनटू ROQ कितना है हमारा? 3873। तो 3873 को आपको हाफ लेना पड़ेगा, हाफ इनटू 3873। तो 3873 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया प्लस 2750। यार बच्चे 4686 आ रहा है करीब। तो 4686
6.5 आ रहा है, 87 रख ले। देख रहे हैं आप, आंसर अलग आ जा रहा है। तो आंसर डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपके आंसर्स भी अलग आएंगे। तो अल्टरनेटिवली आप ये फार्मूला लगाओ या ये फार्मूला लगाओ, दोनों तरीके से मैंने आपको डिस्कस कर लिया समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे, मैंने तो यहां पर जैसे तैसे आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि सेम क्वेश्चंस को बच्चे आपको करना है होमवर्क में बिल्कुल फ्रेश ढंग से, लाइन टू लाइन फॉर्मूला लिखते हुए नीचे नीचे कैलकुलेशंस करके करना है। देख सकते हैं कितना मजेदार क्वेश्चंस था जो कि आपको समझने में यहां तक समझ आया होगा बच्चे। तो ये एक क्वेश्चन से हम लोगों ने आज अपने इस टॉपिक की शुरुआत करी, लेकिन हम लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर के और मजा आएगा। और मेरे सामने एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे, वो क्वेश्चन है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जो आपको मैंने दिया है क्वेश्चन का शीट, और ये आया है रिसेंटली नवंबर 2016 के अंदर। तो नवंबर 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो उसे अब हम लोग रीड करना शुरू करेंगे बच्चे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2016 का है ये क्वेश्चंस, और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, और ये आरटीपी में भी एक बार आ चुका है। तो कह रहा है यहां पर, सुप्रीम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी सेविंग बल्ब्स, ठीक है जी। टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट लेड इज रिक्वायर्ड, यानी लेड इनका इनपुट है बच्चे इस क्वेश्चन का। लेड जो बता रहा है ये यहां पर इनपुट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और कमाल की बात है, हर यूनिट्स के लिए कह रहा है 1 यूनिट चाहिए आपको, 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट लेड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट लेड, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट लेड का दे रहा है मतलब इनपुट है, तो आप गोला बना करके इनपुट लिख सकते हैं अपने लेड के ऊपर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आगे चलकर। तो लेड आपका इनपुट है, आप इनपुट की स्टडी में इसे डाल सकते हैं। तो इनपुट हो गया है हमारा, ओके। आगे कह रहा है यहां पर, तो ए आपका मिल गया बच्चे 72,000 यूनिट्स का। ए जो आपका है वो है 72,000 यूनिट्स। आइए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करें। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट हम लोग जो कलेक्ट करने लायक इंफॉर्मेशन है वो फटाफट यहां पर कलेक्ट करते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। क्या हमारे पास, इस बार मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूं, क्या हमारे पास नंबर 1 ए क्वेश्चंस के अंदर दे रहा बच्चे 72,000 यूनिट्स का। ये लीजिए 72,000 यूनिट्स आपका दे दिया क्वेश्चंस के अंदर, ओके जी, 72,000 यूनिट्स। अगला इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या दे रहा है। अगला इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चे यहां पर लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक इसमें बस डेंजर लेवल एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्वेश्चन पिक किया आपको समझाने के लिए। यहां पर कह रहा है यूनिट्स कॉस्ट आपका कितना दे रहा है, 300 पर यूनिट। बोल रहा है कि कॉस्ट बीइंग 300 पर यूनिट्स जो आपका चाहिए। तो ये तो आपका परचेज कॉस्ट हो गया 300 रुपए। परचेज आपका जो प्राइस है, परचेज प्राइस पर यूनिट आपका है बच्चे 300 रुपए, 300 रुपए है, ठीक है, 300। आगे इंफॉर्मेशंस को देख रहे हैं हम लोग, और अदर डिटेल्स नीचे दे रहा है, इनको नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लीड टाइम दे रहा है, आपको मैक्सिमम लीड टाइम दे रहा है 20 दिनों का, आपको मिनिमम लीड टाइम दे रहा है 8 दिनों का, एवरेज खुद दे रहा है कैलकुलेट करके। तो आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हालांकि वही 14 ही आ रहा है, मगर कभी कभी अलग भी हो जाता है बच्चे, तो ये आप नहीं रखेंगे। यहां पर 14 दिन का ये एवरेज मानेंगे। इमरजेंसी पीरियड इस बार दे रहा है, यानी डेंजर लेवल कैलकुलेट कराएगा आपको इस बार, बस इसी के लिए मैंने यहां पर किया। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैक्सिमम आपका दे रहा है 4 यूनिट्स पर डे, मिनिमम दे रहा है आपका 200 यूनिट्स पर डे, और एवरेज दे रहा है बच्चे यहाँ पर 300 यूनिट्स पर डे। देख रख सकते हैं, सेम टू सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड है। रिक्वायरमेंट में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल पूछ रहा है। चलिए फटाफट, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, आपका मन रखने के लिए ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में डालने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में डालूंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे। आइए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है आरओक्यू, तो नंबर 1 पर हम लोग कर रहे हैं आरओक्यू, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी 2 into A into O डिवाइडेड बाय C। हम लोग कर रहे हैं बच्चे 2 कितना है अपने पास, और इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट 12% पर एनम दे रहा है, ठीक है। यहां पर तीसरा इंफॉर्मेशन लिख लेंगे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बच्चे 12% कह रहा है, तो 300 यूनिट का 12% निकालेंगे 300 रुपए का, तो अपना निकल जाएगा अराउंड 36 रुपीज मेरे ख्याल से, मगर फिर भी रिस्क नहीं लेना, करते हैं कैलकुलेशन। 36 ही आ रहा है वैसे, कैलकुलेशंस मेरे भी ठीक हो गए अब तो। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है, 2 into A यानी 72,000 यूनिट्स into O कितना दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर आकर के देखेंगे बच्चे। हमारा क्वेश्चंस के अंदर पर ऑर्डर कॉस्ट कितना दे रहा है,
यहां पर आकर के देखेंगे, सबसे पहले ऊपर में दे रहा था बच्चे, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 2250 दे रहा है। चौथा इंफॉर्मेशन वो भी लिख लेंगे हम लोग, 2250 रुपए का दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो हो गया हमारा 2250 डिवाइडेड बाय सी हम लोगों ने निकाला 36। ये लो भाई, स्क्वायर रूट में डालेंगे और कैलकुलेटर है तो फिर डरने की क्या बात है। 72,000 2 इंटू 72,000 इंटू 2250 डिवाइडेड बाई 36 और ये का निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, और 3000 यूनिट्स। लीजिए, पहला तो एकदम आसानी से निकल गया 3000 यूनिट्स। तो हम लोगों ने निकाल लिया बच्चे यहां पर 5वें नंबर पर ROQ। क्या है हमारा ROQ? निकल गया 3000 यूनिट्स का। ये देखिए, तो एक कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, बहुत आसान था यहां पर। और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि कह रहा है रीऑर्डर लेवल। आइए फटाफट, तो फॉर्मूले आपको पता है, फिर भी मैं आपको रीड कराता चलूंगा बच्चे। रीऑर्डर लेवल में आपको पता है, ROL में आपको लेना है मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये सारा चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद याद हो जाएगा बच्चे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। मैक्सिमम यूजेज रेट कितना दे रहा है हम लोग को, यहां से लेना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। हम लोग रीऑर्डर लेवल पे ले रहा है, कितना दे रहा है यहां पर? मैक्सिमम है 400 यूनिट्स पर डे ए, और लीड टाइम कितना है इनका? मैक्सिमम 20। तो 400 इंटू 20 करेंगे, तो 400 इंटू 20 करेंगे बच्चे, और ये आ रहा है हम लोग का 400 इंटू 20, दिस इज 8000 यूनिट्स। 8000 यूनिट्स। आप चाहो तो 400 लिख सकते हो यूनिट्स 20 डेज, तो कैलकुलेशन और अच्छा लगेगा। यूनिट्स और इनके आगे डेज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज ROL। देख रहा हूं मैं थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि ये सारी चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो ROL हम लोग के पास आ गया 8000 यूनिट्स का। चलो भाई, तो ये भी कैलकुलेशन बच्चे हम लोग का निकल गया एकदम आसान, देख रहे होंगे। ये दूसरा कैलकुलेशन था। तीसरा हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के आधार पर, और तीसरा कह रहा है बच्चे आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए आपको बताइए क्या है हम लोग के पास? मिनिमम लेवल बिल्कुल सिंपल है, ROL माइनस क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? एवरेज यूजेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। चलो भाई बताओ, ROL कितना निकाले हो अभी? ROL निकाले हम लोग सर 8000 यूनिट्स प्लस सॉरी माइनस क्या करेंगे? एवरेज यूजेज रेट। एवरेज कितना दे रहा था? एवरेज यूजेज रेट दे रहा बच्चे यहां पर 300 यूनिट्स का। 300 यूनिट्स का एवरेज यूजेज रेट दे रहा है, और एवरेज शायद है हम लोग का यहां पर 14 दिनों का, तो 14 डेज का हमारे पास एवरेज है। चलिए कैलकुलेट करेंगे, 300 इंटू 14, ये 4200। 8000 में से इसे हम घटाने वाले हैं, तो हमारे पास आ रहा है बच्चे 3800 की यूनिट। 3800 यूनिट्स आ रहा है हमारा मिनिमम लेवल का। तो मिनिमम भी मिल गया अपने पास। तो अगला लिख रहे हैं हम लोग यहां पर 7वें नंबर पर मिनिमम लेवल कितना है? मिनिमम लेवल 3800 यूनिट्स। 3800 यूनिट्स बच्चे आ रहा है हम लोग का मिनिमम का। ओके, 4th नंबर पर हम लोग से मांग रहा है दैट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में बोलिए क्या लिखा है हम लोगों ने? मैक्सिमम लेवल में जो हम लोगों ने पहला अप्रोच पढ़ा था वो क्या कहा था? मैक्सिमम लेवल में एक ही अप्रोच पढ़ा है, हालांकि हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल में पढ़ा है कई सारे अप्रोच। मैक्सिमम क्या कह रहा है? मैक्सिमम लेवल कह रहा है बच्चे आपको रखना है ROQ भी प्लस ROL भी, और माइनस क्या कर देना आपको? मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब फॉर्मूले साथ साथ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ROQ कितना है अपना? ROQ है बच्चे यहां पर 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स प्लस ROL देखेंगे कितना है? 8000 यूनिट्स। 8000 यूनिट्स। चलिए भाई, माइनस कर रहा है अंदर में लिख करके। मिनिमम यूजेस रेट शायद दे रहा है हम लोग को यहाँ क्वेश्चंस के अंदर। मिनिमम यूजेस रेट दे रहा है बच्चे 200 यूनिट्स का, और मिनिमम लीड टाइम कितना दे रहा है? 8 दिनों का। तो 200 इंटू 8 करेंगे हम लोग, तो 200 इंटू 8 डेज करेंगे, कितना आ जाएगा? चलो जोड़ो भाई, 1600 आ रहा है वो। 200 इंटू 8 दैट इज 1600, और 8 और 3 1100 में से हम लोग घटा देंगे, 11000 में से हम लोग 1600 को घटाएंगे, तो यहां आ रहा है 9400। ये 9400 का बच्चे यूनिट्स आ गया हमारा मैक्सिमम लेवल। ये सारा कुछ मैं रिपीटेशंस करा रहा हूं। एक जो चीज बच्चे यहां पर हम लोग को सीखनी थी,
एक जो चीज बच्चे यहां पर हम लोग को सीखनी थी वो थी यहां पर डेंजर लेवल, क्योंकि डेंजर लेवल के लिए मैंने ये क्वेश्चन पे किया था, बाकी सब तो रिपीटेशंस है जो आप पहले ही जान चुके हो, रिपीटेशंस करा रहा हूं मैं बस उसमें। तो चलिए डेंजर लेवल के लिए सीखते हैं। आइए, डेंजर लेवल के लिए मैंने क्या बोला आपको, डेंजर लेवल के लिए आपने क्या सीखा यहां पर लास्ट, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल के लिए बच्चे मैंने आपको कहा कि आपको लेना है मिनिमम या फिर एवरेज, पहले एवरेज वाला किया था ना हमने, एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। तो पहला अप्रोच तो ये हमारा, तो एवरेज कंजम्पशन रेट कितना दे रहा बच्चे, एवरेज कंजम्पशन रेट हम लोग को क्वेश्चंस के अंदर दे रहा 300 यूनिट्स का, तो आप 300 यूनिट्स ले सकते हैं, और इनटू इमरजेंसी लीड टाइम 5 दिनों का दे रहा है तो 5 दिन ले सकते हैं। दिस इज, तो आपका देखिए कितने आसानी से निकल गया, दिस इज 1500, तो 1500 यूनिट्स कह सकते हैं हम लोग। लेकिन अल्टरनेटिवली मैंने आपको एक नोट लिखाया, अल्टरनेटिवली मैंने आपको नोट लिखाया कि हम लोग एवरेज कंजम्पशंस की जगह क्या ले सकते हैं, मिनिमम कंजम्पशंस का भी ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, ये ले सकते हैं बच्चे हम लोग। तो कितना है हमारा पास मिनिमम कंजम्पशन, 200 यूनिट्स था शायद, यस 200 यूनिट्स है, तो 200 यूनिट्स को ले लेंगे इनटू 5 दिन करेंगे और ये हमारा आ जाएगा बच्चे 1000 यूनिट्स। ये देखिए एकदम इजी है, तो दोनों में से कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, 1000 वाला भी 1500 वाला भी, दिस इज, ये आप कर सकते हैं। तो ये आपका डेंजर लेवल निकल जाएगा बच्चे, दोनों में से कोई अप्रोच, आंसर अलग आएंगे, मैंने पहले भी कहा डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करने वक्त आप देख सकते हैं, पूरा बोर्ड में खाली छोड़ रहा हूं, यहां से आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नोटिंग्स कर सकते हैं। दिस वाज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया, लेकिन आएंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो मैंने छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस की, ये सारे कैलकुलेशंस हैं, फाइनल आंसर्स हैं अपने पास, और यहां पर लास्ट में डेंजर लेवल भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बच्चे। ये था आज का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लेवल ऑफ स्टॉक हम लोगों ने सीखा, इन्वेंट्री लेवल्स हम लोगों ने सीखा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस मैं आपको आज होमवर्क में देने वाला हूं जो आपको करना है। सबसे पहले मैं स्टडी मटेरियल्स का भी कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको अपने जो मैंने शीट आपको प्रोवाइड किया उसके लिए दे रहा हूं, और उसका क्वेश्चन नंबर होमवर्क में मैं यहां पे लिख रहा हूं जो कि आप जरूर ट्राई करेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ईयर वाइज मेंटेन किया हुआ है, तो वहां से आप जाकर के उस ईयर के सजेस्टेड भी देख सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने जारी किए हैं, तो आपको वहां से उसके सॉल्यूशंस देखने में भी मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है बच्चे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है वहां से आप मेरे से कर सकते हैं, या एप्लीकेशंस के जरिए आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चंस है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 15। आज तो भरमार है क्वेश्चंस का, समझ लो आप, क्वेश्चंस के पूरी भरमार है। 14, 15, 16, 24, 23, वाह 14 क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। तो फिलहाल तो मैं इतना आपको दे रहा हूं, स्टडी मटेरियल का आप ट्राई कर सकते हैं, मगर मैं फिलहाल दे नहीं रहा हूं। आगे एक बात और मैंने आपको कहा था कि थ्योरी पढ़ने के लिए बच्चे आप जरूर अपनी स्टडी मटेरियल साथ में रखें ताकि आपको मिले, तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो आपको स्टडी करनी है अपने स्टडी मटेरियल के अंदर से जाकर के आपको पढ़नी है इनकी थ्योरी की। तो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के थ्योरी आपको कहां से पढ़नी है, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसको छोड़ना नहीं है। मटेरियल पेज नंबर आप आएंगे, मैं आपको स्टडी मटेरियल का पेज नंबर दे देता हूं, ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, कभी भी पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त किसी को अपने फ्रेंड्स को जरूर साथ में रखा करें। इसके लिए मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूं बच्चे, आप जाकर के देखेंगे इसके अंदर, और इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए आप पेज नंबर 2.18 से लेकर के आप इसको पढ़ेंगे अपनी थ्योरी को 2.23 तक बच्चे, 2.22 तक ही पढ़ लो, 2.22 तक ये आपके अपने स्टडी मटेरियल से बुक से रीडिंग्स करनी है ताकि आपकी थ्योरी और भी स्ट्रांग हो जाए, थ्योरी के लिए भी आप तैयार रहेंगे। मैं क्वेश्चंस इसमें से नहीं दे रहा हूं, मगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इसके अंदर भी है। मैं चाहूं तो आपका होमवर्क का थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता हूं स्टडी मटेरियल्स की तरफ से, थोड़ा सा देखने के बाद बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपका 2 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं बच्चे, 2 क्वेश्चन और। चलिए
मेरे तरफ से 2 क्वेश्चंस का गिफ्ट और ले लिया। तो ये तो होमवर्क था मेरे वाले स्टडी शीट से, जो मैंने आपको क्वेश्चन शीट दिया हुआ है यहां पर, और स्टडी मटेरियल से आप होमवर्क लिखेंगे। स्टडी मटेरियल से मैं यहां मिटा दे रहा हूं, होमवर्क लिखना साफ साफ, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो आपकी जानकारी में रहना चाहिए। आप स्टडी मटेरियल से ले लें होमवर्क अपने किताब के। स्टडी मटेरियल से बच्चे आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 6, बिल्कुल आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये दोनों करेंगे। तो स्टडी मटेरियल का ये 2 क्वेश्चन है, बाकी जो मैंने आपको दिया अपने क्वेश्चन पेपर लिस्ट से, तो वहां से आप वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ आया होगा और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आएंगे, तो आज जाकर के आपको ये बहुत अच्छे से सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय।